हर किसी की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, बट कुछ कॉमन ऐसे होते हैं पॉइंट जिसको हर किसी को समझना चाहिए। ये 5 टाइप के पॉइंट हैं जो कि एक यूनिक पॉइंट है, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ यूजीसी नेट ही है, और भी कई दूसरे एग्जामिनेशन आप अप्लाई करते होंगे, उसमें भी यही रूल फॉलो होते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। अगर जितने पेपर हैं तो उन सभी पेपर के सिलेबस क्या है। यहाँ पर 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए कि यूनिट वाइज सिलेबस में क्या दिया गया है, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आपको पढ़ना क्या है। दूसरा, अरेंज प्रीवियस ईयर पेपर। आपको सिलेबस तो आपके हाथ में हो गया, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, बट आपके हाथ में प्रीवियस ईयर्स का पेपर भी होना चाहिए। तभी आपको आइडिया लगेगा कि उस पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के बेसिस पर ही आप सिलेबस से उसको मैच करेंगे और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। थर्ड है, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल रिपीटेड एंड सिमिलर क्वेश्चन। कहां से? इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ये जो आप जब काम कर लेते हैं तो आपका लगभग 50 से 60% काम हो जाता है इतने से ही, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कैसे भी करके अगले साल जरूर पूछेगा। चाहे आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन आप उठा करके देखिए सीरियल वाइज, तो आउट ऑफ 100 एवरी ईयर 20 to 30 जो क्वेश्चन है वो रिपीट किए हुए मिलेंगे किसी न किसी तरीके से। फोर्थ नंबर है, ट्राई टू मेक सेल्फ हैंड रिटन नोट्स। आपका नोट्स खुद का होना चाहिए, किसी के भरोसे आप मत रहिए कि कोई आपको लिख के देगा और आप उसको पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल मेथड होता है। अगर आपने अपने हाथ से कुछ चीजें लिखी हुई है तो आपको कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें माइंड स्टक करेगा कि मैंने कहीं ये चीजें लिखी थी, और क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में कुछ हार्ड टाइप का भी आ जाए तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके हो सकता है कि जहां आपने लिखा हुआ था उस समय में वो क्वेश्चन उसके हिसाब से सही हो जाए। तो कुछ ऐसा लॉजिक है साइकोलॉजिकल। तो ट्राई टू मेक सेल्फ हैंड रिटन नोट्स एंड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पर आपको जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं वही करिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी क्वेश्चन को लेकर के बैठ जाइए जो कि एग्जाम मतलब पॉपुलेशन स्टडीज का पेपर है, आपको लगेगा कि ये हमें ये भी पढ़ लेना चाहिए, ये भी पढ़ लेना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट ही ना हो। आपको नॉलेज तो हो जाएगा, बट एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था और यहाँ पर क्या आ गया। तो आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको माइंड में रखते हुए ही आगे अपने कदम बढ़ाने हैं। तो टोटल ये 5 हो जाते हैं, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, जो 3 पॉइंट्स हैं। आपकी स्ट्रेटजी करेक्ट होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डायरेक्शन कहां है, या अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि आप जो अचीव करने वाले हैं या आपका जो टारगेट है उस टारगेट से आप कितनी दूरी पर खड़े हैं। तो जितनी दूरी पर खड़े हैं उसी के बेसिस पर, उसी के हिसाब से आपको एनर्जी बूस्ट करनी पड़ेगी और उसको पकड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। करेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ में सिलेक्टिव बुक्स एंड सोर्स मटेरियल। तो आपको मालूम है कि पॉपुलेशन स्टडीज में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि इसके सिंगल बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कुछ 1-2 स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स हैं जो कि मैंने पहले ही बताया हुआ है वीडियोज में, और आपको मालूम है टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भी आपको बताया जा चुका है, लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो एटलीस्ट वो बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, और एमएससी के दौरान में आपने जो डेमोग्राफी में पढ़ा होगा उस डेमोग्राफी का टोटल कॉन्सेप्चुअल नोट आपके हाथ में होना चाहिए। अगर वो नोट आपके हाथ में है, उसके कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, तो टेक्निकल क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वहां से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। रही बात कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं, वो आपने एमएससी के सिलेबस में नहीं पढ़ा है, डेमोग्राफी में वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, उसके लिए आपको अलग से पढ़नी ही पड़ेगी पॉपुलेशन स्टडीज। तो आपको मालूम है कि पूरे स्टैंडर्ड लेवल के जो वीडियो मटेरियल है वो द स्कॉलर्स ग्रुप चैनल पर अवेलेबल है, जिसका कॉस्ट बिल्कुल 0 है, जिसको कोई भी फ्री में अफोर्ड कर सकता है। बस उसको वहां से वीडियोस को देखनी है और अपना नोट्स प्रिपेयर करते चले जाना है। तो ये सोर्स मटेरियल आपको वहां से तो मिल जाएगा। साथ में इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट मैनेज भी करने आना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक है जो कि 1 घंटे में कवर किया जा सकता था, बट आप उसको लेकर के 5 घंटे से बैठे हैं और उसका 1-2 पॉइंट भी कवर नहीं हुआ है। सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ ऐसे ही तो पॉइंट, मतलब पॉइंट तो बहुत बन जाएंगे, बट मोस्ट जो यूनिक पॉइंट जो है वो कुछ ऊपर में कुछ ऐसे हैं और ये नीचे में कुछ ऐसे हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके टोटल ये कवर हो जाते हैं। अब ये जो बात है यहाँ पर 3-4 मोर मंथ्स जो है सफिशियंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन का पेपर तो नोटिफिकेशन तो अभी आया है, लोगों ने प्रिपरेशन करना पहले से ही स्टार्ट कर दिया है। इसके प्रिपरेशन करने के लिए 3 and 4 मंथ्स सफिशियंट है। 3 to 4 मंथ्स इसके लिए सफिशियंट होता है। अगर कोई 0 लेवल से भी शुरू करता है तो उसके लिए इतना मोर देन इनफ है, इतना टाइम।
तो अगर जो नए लेवल से स्टार्ट करता है उसकी बात कर रहा हूं, और जिन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, जिनको कॉन्सेप्ट पता है, जिनको चीजें मालूम है, उनके लिए अभी जो टाइम है, मैं मान के चलता हूं कि आज से जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं तो आज से 16 जून ऑलमोस्ट 50 डेज हो जाते हैं। तो 50 डेज ये भी मोर देन एनफ है। अगर आप सही जो टाइम का यूटिलाइजेशन अगर आप करके प्रिपरेशन करते हैं तो आपका इतने में भी काम हो जाएगा, आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा 50 डेज के भीतर। तो 3-4 मंथ्स वैसे सफिशियंट है, बट अभी चूंकि टाइम ड्यूरेशन कम है तो मैं 50 डेज को ही लेकर के चलूंगा। डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में आपको सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। कैसे? स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक। 3 कैटेगरी में आपने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले चूंकि जो स्ट्रॉन्ग, आपका जो पॉइंट स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही है, आज भी स्ट्रॉन्ग है, और रिवाइज करते रहेंगे तो कल भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर रिवाइज छोड़ देंगे तो हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग से वो पूरे वीक तो ना हो जाए लेकिन मीडियम में अटक जाए। तो स्ट्रॉन्ग वाला आपको मतलब पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये रखना है कि स्ट्रॉन्ग वाले को आपने साइड कर दिया, उसको बस ऐसे करके रिवाइज कर रहे हैं डेली। मीडियम को भी कर दिया। मीडियम पे आपको ये मालूम चल गया कि ये पॉइंट जो है कॉन्सेप्चुअली मीडियम टाइप का है, और इसमें कुछ और भी पॉइंट अगर ऐड कर दिया जाए तो ये भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद वीक पॉइंट है, तो वीक पॉइंट पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना है। तो वीक पॉइंट में मेहनत करने के लिए आपको सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो अगर जैसे ही आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो थ्योरम हो, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल फिनोमेना हो, तो उसके कॉन्सेप्ट को जब आप समझेंगे एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चीजों को, तो आपका जो वीक है वो धीरे धीरे मीडियम बनेगा और मीडियम से स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट आता है डेटा पार्ट। तो डेटा पार्ट को तो मैंने नहीं इसमें लिखा हुआ है क्योंकि पॉपुलेशन स्टडीज का पेपर है, और उसमें ये मान के चलते हैं कि 40% से 50% तक डेटा पार्ट होता ही होता है। तो जो सेंसस का रिपोर्ट है, सेंसस 2011, अभी 21 का रिपोर्ट आने वाला था बट ये लेट हो चुका है, अब ये रिपोर्ट 23 या 24 का होगा। तो 2011 का ही रिपोर्ट पूछा जाएगा। अगर आपने 2011 का सेंसस का रिपोर्ट और उसके डेटा पार्ट अगर आपने याद कर लिया तो आपका ये मान लीजिए कि आउट ऑफ 100 कम से कम 30 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं सिर्फ डेटा पार्ट से। और वो 30 क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे? प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, हायरार्किकल लेवल क्या है, टॉप में क्या है, बॉटम में क्या है, स्टेट का किस लेवल में क्या कंडीशन है, यही सभी चीजें। और साथ साथ में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एनएफएचएस का डेटा हो गया, वर्ल्ड लेवल पर डीएचएस हो गया, वर्ल्ड पॉपुलेशन हो गया, और आपको पढ़नी क्या है वो सभी चीजें प्रीवियस ईयर का पेपर ही बताएगा। तो प्रीवियस ईयर में जिस भी सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है उस सेक्शन को आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको एसआरएस से ये चीजें पढ़नी है, एसआरएस के जो रिपोर्ट है कहां से पब्लिश होते हैं, एसआरएस कब आया था, मतलब ऊपर ऊपर का फंडामेंटल आपको जानकारी होनी चाहिए, और उसके नीचे के स्टेट लेवल में क्या हायरार्किकल पोजीशन है। सेम एनएफएचएस का भी वही होना चाहिए कि एनएफएचएस 1 था, 2 था, 3 था, 4, 5, अभी 6 राउंड चल रहा है। इसके पहले डीएलएचएस होता था, फिर एएचएस भी हुआ था, एनुअल हेल्थ सर्वे, डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे के भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंसेस जो हुए थे वो भी जानकारी होनी चाहिए। वो सभी चीजें डिस्कशन करी गई है, उसको एक अलग नोट आप तैयार कर लीजिए, वहां से क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। तो इस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी होगी अगर, और एक टाइम बाउंडेशन के साथ में अगर आपने 50 डेज अगर आपने लगा दिया तो आपका डेफिनेटली जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। और जो बंदे फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको अगर कोई अभी आइडिया नहीं है, फिर भी इस रूल को अगर वो फॉलो करते हैं तो जेआरएफ अगर नहीं भी क्लियर होता है तो कम से कम नेट तो उनका 100% है कि क्लियर हो ही जाएगा। फिर वो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में देखेंगे कि भाई जेआरएफ क्लियर करना है, उनके पास अभी टाइम है। तो यही इतनी बातें मुझे बतानी थी, समझानी थी आज के इस वीडियो में। तो कुछ स्ट्रेटेजी बताया और टॉपिक को कैसे कवर करना है। इतने टाइम ड्यूरेशन में एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते हुए अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को फॉलो किया और रेगुलर बेसिस पर आपने स्ट्रेटेजी के साथ में अगर आपने मेहनत किया तो इस बार के विनर आप होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।